उस बंगले की जो इतिहास का गवाह रहा। आखिर इस बंगले के चर्चे क्यों हो रहे हैं? बताया जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील हुई है। 1100 करोड़ में बिका है ये बंगला। और क्यों है ये इतना खास, आपको दिखाते हैं। क्यों हो रहे हैं इस बंगले के चर्चे? कभी था जवाहरलाल नेहरू का आशियाना, राजस्थान का शाही परिवार बना मालिक, रियल एस्टेट की सबसे महंगी डील, 1100 करोड़ में हुआ सौदा। कभी इतिहास का गवाह बना, देश की राजनीति को करवट बदलते भी इस बंगले ने देखा। जिस बंगले में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेम प्लेट लगी होती थी, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह आधिकारिक निवास था। अब यह बंगला सूत्रों की माने तो राजस्थान के शाही परिवार का नया आशियाना बन गया है। दिल्ली का लुटियंस जोन वीवीआईपी इलाका, जिस इलाके में ये कोठी खासी चर्चा में है क्योंकि इसे रियल एस्टेट की सबसे महंगी प्रॉपर्टी डील बताया जा रहा है। इसकी कीमत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सौदा 1100 करोड़ रुपए में हुआ है। इस वक्त मैं 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर खड़ी हूँ और आजकल इस बंगले की जो चर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। इसके जो पीछे की वजह है वो ये है कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बंगला हुआ करता था और अब इसकी डील हो गई और देश की सबसे महंगी डीलों में से एक है। लुटियंस दिल्ली के 17 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहले यॉर्क रोड पर स्थित ये बंगला 14,973 वर्ग मीटर यानी करीब 3.7 एकड़ में फैला है। कभी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास रहा ये बंगला 1100 करोड़ रुपए में बिक गया है। अब कौन है इस बंगले के नए मालिक? भारतीय पेय उद्योग से जुड़े एक बड़े कारोबारी ने लगभग 1100 करोड़ रुपए में डील को फाइनल कर दिया है। राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी इस बंगले की मौजूदा मालिक हैं। ये दोनों राजस्थान के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कानूनी प्रक्रिया के अंतिम चरण के तहत एक नामी लॉ फर्म ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। को कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में से ही कोई ले सकता था और ये काफ़ी हाई प्रोफाइल की डील है। इसको इस तरीके से कहा जा रहा है कि देश की पहली जो है महंगी डील इसको कह सकते हैं क्योंकि 1100 करोड़ में ये जो प्रॉपर्टी है ये बिकी है। और इसके पीछे की जो ख़ास वजह है वो ये है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ रहा करते थे। नोटिस में कहा गया कि हमारे क्लाइंट इस संपत्ति प्लॉट नंबर 5 ब्लॉक नंबर 14-17 मोतीलाल नेहरू मार्ग को खरीदने के इच्छुक हैं। इस संपत्ति के मौजूदा मालिक राजकुमारी कक्कड़ और बीना रानी हैं। अगर किसी अन्य व्यक्ति का इस संपत्ति पर कोई हक या दावा है तो वो 7 दिनों के भीतर दस्तावेजी सबूत के साथ हमें सूचित करे, वरना ये माना जाएगा कि इस संपत्ति पर किसी का कोई विरोधी दावा नहीं है। और अब बात यूपी की होगी। देखिए, गोरखपुर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन आज कोई गुंडा टैक्स वसूलता है तो उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता का माहौल था, लेकिन आज लाखों युवाओं को रोजगार मिल चुका है। पीएम मोदी के अपमान पर भी सीएम योगी ने विपक्ष को नसीहत दी। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूला जाता था। अगर आज कोई गुंडा टैक्स वसूलता है तो उसे पता है कि अगले चौराहे पर यमराज खड़े हैं। आज कोई किसी व्यापारी से, किसी उद्यमी से कोई इस प्रकार का गुंडा टैक्स नहीं ले सकता है, और गुंडा टैक्स लेगा तो उसको मालूम है कि अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। यमराज के यहां जाने का रास्ता सीधे सीधे खोलने की गारंटी अवश्य हो जाएगी।
बहनों और भाइयों, ये जो माहौल पैदा हुआ है विकास का, एक सकारात्मक माहौल है। सीएम योगी ने एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजकता का माहौल था, तुष्टीकरण को बढ़ावा देने का काम किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि लाखों युवकों को रोजगार मिल रहा है। साफ नियत और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है देश और दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश अनुकूल माहौल बनने का परिणाम है कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को हमने निजी क्षेत्र में आए हुए निवेश के माध्यम से रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी के मंच से पीएम मोदी के मां के लिए की गई अभद्र टिप्पणी पर सीएम योगी ने करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मां का अपमान पूरे देश की मां का अपमान है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के नेता चुनाव हारते हैं तो ईवीएम, चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट सब दोषी हो जाते हैं और जीत जाते हैं तो अपना पुरुषार्थ बताते हैं। चुनाव में उसी ईवीएम से जब वे चुनाव जीतते थे हम हार को स्वीकार करते थे, लेकिन अगर बीजेपी जीतती है तो ईवीएम दोषी, वोटर सूची दोषी, लेकिन अगर वे जीत जाते हैं तो ये उनका पुरुषार्थ हो जाता है। गोरखपुर में सीएम योगी ने कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम में पूजा अर्चना कर प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान सभा में सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात बाबा बागेश्वर के बयान की होगी। देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर घमासान मच चुका है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में हफ्ते में एक दिन राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए ताकि देशभक्त और देशद्रोही को सामने लाया जा सके। बाबा बागेश्वर के बयान का जहां संत समाज ने समर्थन किया, वहीं मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने इसे गैर जरूरी बयान बताया है। किस तरीके से बयान पर मचा है घमासान, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि मंदिरों, चर्च और मस्जिदों में राष्ट्रीय गान बजाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी इस बात से कुछ लोगों को मिर्ची जरूर लगेगी। देश थोड़ा खतरनाक है, कई लोगों को मिर्ची लगे, पर लगे, हमको टेंशन नहीं। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में राष्ट्रीय गान बजाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। हालांकि संत समाज ने उनके बयान का समर्थन किया है। जो भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर सप्ताह में एक दिन राष्ट्रगान बजना चाहिए, तो बिल्कुल बजना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो आप समाज को एक संदेश राष्ट्रीयता का नहीं दे पाएंगे। मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, इसमें राष्ट्रगान हो तो बहुत अच्छी बात है। राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना दर्शाती है, तो ये होना चाहिए, अच्छी पहल है। बाबा बागेश्वर के बयान पर मुस्लिम स्कॉलर हाफिज नूर अहमद अजहरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री हमें आदेश देने वाले होते कौन है। इस तरह की बातें करके आप इबादत गाहों को निशाना बना रहे हो। हमने तो कभी नहीं कहा मंदिर में ऐसा कीजिए, हमने तो कभी नहीं कहा आप अपने धर्म स्थलों पर ये प्रोग्राम कीजिए। आप कौन होते हैं हमको ज्ञान देने वाले? आपकी हैसियत क्या है? किस पद पर हैं आप? देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आप कर रहे हो और आप हमारी मस्जिदों पे आदेश दे रहे हो। बाबा बागेश्वर की मांग है कि राष्ट्रगान भले ही सप्ताह में एक बार बजाया जाए, लेकिन बजाया जाए ताकि देशभक्त और देशद्रोही को सामने लाया जा सके। बाबा बागेश्वर ने ये मांग अपने दिल्ली प्रवास के दौरान भक्तों को संबोधित करते हुए की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, आज शिक्षक दिवस है। हमें शिक्षित कर ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले उन गुरुओं को हम याद करते हैं
जिनकी बदौलत सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हम जैसे लाखों करोड़ों शख्स अपने जीवन को प्रकाशित कर पाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज आपको बिहार के 3 ऐसे शिक्षकों से मिलाने जा रहे हैं। उनकी कहानी आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा में अपने इनोवेशन के जरिए न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया बल्कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए भी उन्होंने दिन रात मेहनत की। और इसी का नतीजा है कि इन तीनों शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया। ये ना सिर्फ उन शिक्षकों के लिए गर्व की बात है बल्कि ये पूरे बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाला समय है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार हमेशा से ज्ञान की भूमि रहा है। यहाँ के शिक्षकों के ज्ञान का लोहा न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया मानती है। इसी का परिणाम है कि आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है और ये सम्मान कुछ ऐसे शिक्षकों की बदौलत मिलता है जो न सिर्फ शिक्षा को अपना कर्म मानते हैं बल्कि उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि इनोवेटिव तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि उन्हें न सिर्फ किताबी ज्ञान हो बल्कि शिक्षा के माध्यम से वो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना सके। पढ़ाने के इनोवेटिव तरीके और उनकी लगन का ही नतीजा है कि इस बार भी शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में सम्मानित किया। बिहार के लिए गर्व का पल है। जिन 3 शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया उनमें किशनगंज के प्राथमिक विद्यालय सुहागी की शिक्षिका कुमारी निधि हैं, सैनिक स्कूल नालंदा के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं और सुपौल जिले के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल के शिक्षक दिलीप कुमार शामिल हैं। यह सम्मान उनके वर्षों की मेहनत, समर्पण और शिक्षा में नए प्रयोगों का नतीजा है। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने इस बार कुल 6 शिक्षकों के नाम अनुशंसा के लिए भेजे थे। शिक्षकों को ऑनलाइन साक्षात्कार और प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी उपलब्धियां और काम बताया। इसमें सख्त चयन प्रक्रिया के बाद इन 3 नामों को फाइनल किया गया। सम्मानित शिक्षकों को 50,000 रुपए की नगद राशि, एक मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया गया। लेकिन असली सम्मान यह है कि उनकी मेहनत को पूरे देश के सामने सराहा गया। नालंदा जिले के सैनिक स्कूल के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार को यह पुरस्कार शिक्षा में नए प्रयोग, छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण और बेहतर शिक्षा के लिए दिया गया है, जिससे न सिर्फ स्कूल के छात्र छात्राएं बल्कि दूसरे शिक्षक भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नालंदा के शिक्षक जो हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, उन्हें भी चयन किया गया। खास करके बता दें कि ये है नालंदा सैनिक स्कूल नालंदा के जो शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार जीव विज्ञान के शिक्षक हैं और नवाचार के मामले में जो है उन्हें चयन किया गया। डॉक्टर प्रमोद कुमार को पहले भी सीबीएसई राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 भारत सरकार द्वारा अलग अलग शैक्षणिक और सामुदायिक कार्यों के साथ बहुमूल्य सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं कि जैसा आपने बताया कि सैनिक स्कूल नालंदा के लिए ये गर्व का विषय है कि पहली बार सैनिक स्कूल नालंदा से किसी शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो इस बार सैनिक स्कूल परिवार के लिए ये हर्ष का विषय है कि सैनिक स्कूल नालंदा की तरफ से हमने प्रतिनिधित्व किया और अंतिम सूची में मेरा नाम है। वहीं सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के शिक्षक दिलीप कुमार भी राष्ट्रपति ने शिक्षक दिवस के अवसर पर उनको सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार को यह सम्मान विज्ञान शिक्षा में नवाचार और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए दिया गया। उन्होंने छात्राओं को मॉडल प्रोजेक्ट और नई शिक्षण पद्धतियों के कठिन माने जाने वाले सब्जेक्ट को भी सरल बना दिया, जिससे उनके मार्गदर्शन में विद्यालय की कई छात्राओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल हुई। ये पुरस्कार प्रत्येक साल देश स्तर पर भी होता है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना होता है। और ये पुरस्कार के लिए नहीं, हम लोग अपने बच्चे के लिए और अपने विद्यालय के विकास के लिए, हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे हो
और विद्यालय के बच्चे हर क्षेत्र में आगे कैसे बढ़े, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। शिक्षक दिलीप कुमार को राष्ट्रपति से सम्मान मिलने पर स्कूल के प्रिंसिपल, दूसरे शिक्षक और छात्र छात्राओं ने भी जमकर तारीफ की। काफ़ी खुशी है और मतलब विद्यालय के साथ साथ पूरे त्रिवेणीगंज और जिला में भी काफ़ी बधाई आ रहे हैं हम लोग और इस उत्साह बढ़ रहा है। और इस काम पे जाने के लिए सर ने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी डेडिकेशन के साथ छुट्टियों में भी बच्चों को समय देना। और मैं सर ने जैसा बताया और एक और मैं बताना चाहूँगा कि जो अभिभावक हैं हमारे बच्चों के, वो भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। वहीं दिलीप कुमार को पुरस्कार और सम्मान मिलने से स्कूल प्रबंधन भी काफी खुश है। एक ऐसी ही शिक्षिका को भी सम्मानित किया गया है। किशनगंज जिले के सुदूरवर्ती इलाका तैयबपुर की रहने वाली कुमारी निधि को शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। किशनगंज को शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, जहां साक्षरता दर काफी कम है और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र पोठिया प्रखंड के सुहागी प्राथमिक विद्यालय में अपना अच्छा कार्य करने, जहाँ बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते थे, स्कूल आने में कतराते थे, वहाँ बच्चों की उपस्थिति 100% करवाने को लेकर काफी प्रयास किया गया, जिसकी वजह से आज न सिर्फ बच्चे स्कूल आते हैं बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मैंने पुरस्कार के लिए सोच के कुछ किया। मेरे विद्यालय में एक बिल्कुल बाल मंच कोना बनाया गया है, जिसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने मन की करते हैं और इसमें बच्चे अपने मन से पेंटिंग्स बनाकर लाते हैं, कबाड़ के जुगाड़ से कुछ साधन बना के लाते हैं, मिट्टी से कुछ वस्तुएं बनाते हैं और इसे मैंने धीरे धीरे जो है स्थानीय अखबारों में बाल मंच के रूप में स्थान दिलवाना शुरू किया। शिक्षिका कुमारी निधि ने स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए न सिर्फ बच्चों के साथ गांव में प्रभात फेरी लगाई, बल्कि गांव में घूम घूम कर कई अन्य माध्यम से बच्चों के अभिभावकों को प्रोत्साहित भी किया। कुमारी निधि ने कई किताबें भी लिखी हैं जो बच्चों के उत्थान से संबंधित है, जिसकी वजह से उन्हें न सिर्फ बिहार बल्कि नेपाल, बांग्लादेश में भी सम्मानित हो चुकी हैं। उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार मिलने से दूसरे शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, सेलिब्रिटी जैसा फील हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी जिम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं। अब और बेहतर ढंग से कार्य करना है। पहले तो करते ही थे, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छा से कार्य करना है। शिक्षक दिवस पर दिया जाने वाला ये राष्ट्रीय पुरस्कार देश के सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। इसे पाना सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उस स्कूल और जिले के लिए भी गर्व की बात है जहाँ शिक्षक पढ़ाते हैं। यहाँ आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनता है कि अच्छा काम कभी अनदेखा नहीं होता। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार, सुपौल से अमित कुमार झा और किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी खास रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।